हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं, जहां पर हम रोज रात में करंट अफेयर्स नाइट डोज की तरह लेते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में। और वो एमसीक्यूज सिविल सर्विसेज के एग्जाम के अलावा वनडे जो एग्जाम है उनमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप देखें और इसे सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि 15 मिनट में हम प्रयास करते हैं 15 से 20 क्वेश्चन हो ही, साथ ही साथ 30 से 40 अदर जो फैक्ट हैं वो भी इसमें कवर हो जाएं, खासतौर पर जो करंट अफेयर को स्टैटिक से जोड़ते हैं। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेररिस्ट ग्रुप ऑफ बोको हरम? तो बोको हरम जो आतंकवादी ग्रुप है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सारे दिए हुए हैं, लेकिन इसका सही ऑप्शन मैं बताऊंगा जिससे आपको ज्यादा टाइम ना लगे। एक, इस्लामी राज्य की स्थापना करना, पश्चिमी शिक्षा का विरोध करना। बेसिकली जो बोको हरम है उसमें बोको जो वर्ड है, अगर बोको हराम के बारे में देखें तो ये कहाँ का ग्रुप है? नाइजीरिया का ग्रुप है। नाइजीरिया की लोकेशन में आपको अभी दिखाऊंगा। तो नाइजीरिया का जो ग्रुप है उसका उद्देश्य बेसिकली क्या है कि सरिया लॉ को स्टैब्लिश करना। और इसमें जो बोको वर्ड है ना, बोको का मतलब वो होता है कि वेस्टर्न एजुकेशन। क्या? वेस्टर्न एजुकेशन बोको का मतलब। और हराम का मतलब होता है, हराम मतलब बैन है या किसी चीज को वर्जित है, ये होता है हराम का मतलब, है ना। जैसे इस्लाम में शराब हराम है, उसी तरह से बोको हराम मतलब वेस्टर्न एजुकेशन हराम है, एक तरह से वर्जित है। ये जो संगठन बात करता है स्कूलों को, चर्चों या सरकारी इमारतों पर हमला करते हैं और ऐसे आतंकवादी जो गतिविधि उसको अंजाम देते हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र व अन्य एजेंसियों द्वारा इसे बैन किया गया है, लेकिन अगर हम बात करें इसकी स्थापना 2002 के आसपास हुई थी, मोहम्मद यूसुफ नाम के व्यक्ति ने की थी। तो नाइजीरिया में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अभी कहाँ पे है इसको हम अभी देखेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बात करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर ए बॉर्डर ऑफ नाइजीरिया? कौन सा देश है जो नाइजीरिया के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, कैमरून, घाना, नाइजर, चाड। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन इसका यहाँ पे होगा घाना। नाइजीरिया की सीमाएं नाइजर, चाड, कैमरून व बेनिन से लगती हैं, घाना से नहीं। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये नाइजीरिया की सीमाएं है ना, यह चाड है, नाइजर है, कैमरून और घाना, यहाँ पे दो लोकेशन यहाँ पे मिस हो गई हैं। तो यहाँ पे अब बात यहाँ पे क्या की जा रही है यहाँ पे, तो किस सीमा से नहीं लगती? तो घाना से नहीं लगती, कैमरून, नाइजर व चाड से लगती है। तो नाइजर हो गया, चाड हो गया और कैमरून, ये वाला कैमरून पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इनकी सीमा लगती है। इसके अलावा और ये सारी कंट्री देख सकते हैं आप। ये इजिप्ट है, यहाँ पे सूडान है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसमें इथोपिया, ये सोमालिया वाला रीजन है, और यहाँ पे जिबूती है। तो तीन देश यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा तंजानिया, केनिया, तंजानिया। इसके अलावा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री है यहाँ से गुजरती है, जहाँ पे डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। साउथ अफ्रीका की लोकेशन देख सकते हैं, और यहाँ पे मेडागास्कर है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको पता होना चाहिए बेंगुएला की ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा यहाँ पे बहती है, और अगुलाहास की जलधारा भी यहाँ पे बहती है। तो इस तरह से यहाँ पे जलधाराएं भी हैं। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा GWF, है ना। उसके उसके अनुसार उसके अनुसार अगर हम बात करें ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, इसके अनुसार भारत में 2001 से लेकर 2004 के बीच में कितने हेक्टेयर जो वृक्ष आवरण है उसको खो दिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो? 2.31 मिलियन हेक्टेयर। इतना जो वनावरण था, फॉरेस्टेशन था, उसको भारत ने डिफॉरेस्टेशन में बदल दिया। अर्थात शहरीकरण या अर्बनाइजेशन का विस्तार हो, एग्रीकल्चर का विस्तार हो, माइनिंग एक्टिविटी हो, या इलीगल जो कहते हैं कि कटाई हो, इसकी वजह से क्या है, हमने इतने जो पेड़ पौधे यहाँ पे खो दिए, जिस वजह से अगर आप देखेंगे 1.29 गीगा टन CO2 उत्सर्जन हमारी वजह से बढ़ा है। तो ये ग्लोबल जो फॉरेस्ट वॉच है उसकी तरफ से ये जानकारी आई है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहे हैं, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरण किस या जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है और लकड़ी की कटाई के वनों की हानि होती है? तो कहाँ पे शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन पाया जाता है? तो आप सभी को आसानी से पता होगा कि जो पूर्वोत्तर भाग है भारत का, नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है, ये एरिया जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे पाया जाता है क्या? शिफ्टिंग। यहाँ पे क्या होता है कि जो आदिवासी होते हैं वो एक जगह खेती करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, उसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं। इस वजह से अगर आप देखें इसे शिफ्टिंग कृषि यहाँ पे कहा जाता है। अगला प्रश्न बात कर रहे हैं, व्हाट डज द ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट मेनली रिवॉल्व अराउंड? तो किस मुद्दे के बीच में ईरान व इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे इवॉल्व है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ईरान और इजराइल है, इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं, लगभग 50 सालों का है। और इनके बीच में आपको पता होना चाहिए जो इजराइल है इसने भी गाजा पे अटैक किया था, और गाजा के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो गाजा में हमास नाम का जो आतंकी ग्रुप है उसका शासन चलता है। तो ईरान जो है सपोर्ट करता है हमास को। तो कहीं न कहीं डायरेक्टली जो ईरान है इजराइल से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, और इस वजह से अभी इजराइल चाह रहा है कि जो परमाणु बम बनाने की जो क्षमता ईरान प्राप्त करने वाला है उसको ना प्राप्त कर पाए, इसलिए जो परमाणु संबंधी जो कार्यक्रम है उस उनको वो टारगेट करके वहाँ पे अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड रीजनल डोमिनेंस। इस वजह से आप देखें शेयर मार्केट में गिरावट देखी गई थी। आने वाले समय में तेल के भी जो दाम है वो भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें जानना यहाँ पे जरूरी था। इसके अलावा ईरान क्षेत्र में हिजबुल्लाह, हमास जैसे संगठनों का समर्थन करता है, ये आपको हमने बता दिया है। इसके अलावा और क्या? P5+1, P5+1
एक संधि हुई थी ईरान की JCPOA करके, जिसमें बात हुई थी कि जो ईरान है वो परमाणु ऊर्जा का विकास नहीं करेगा, न्यूक्लियर इनरिचमेंट इतना नहीं करेगा कि परमाणु बम बना ले, वो सिर्फ ऊर्जा बनाने के लिए उपयोग करेगा। तो इसमें जो P5 कंट्रीज थी, UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो P5 कंट्रीज थी, उनके मध्य में यहाँ पे हुआ था ये समझौता, ठीक है, प्लस ईरान के साथ। तो ये बाद में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, उन्होंने इसको खत्म कर दिया था, और बाद में ईरान ने क्या किया, लगातार न्यूक्लियर इनरिचमेंट को लगातार जारी रखा। इजराइल ने 2025 में ईरान के खिलाफ कौन सा मिशन शुरू किया, कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, तो इसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो ये इजराइल के जो ठिकाने हैं, इजराइल बेसिकली ईरान के ठिकानों पर हमला कर रहा है, इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन कह रहा है। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर। ईरान इजराइल संघर्ष भारत की ऊर्जा प्रणाली को कैसे प्रभावित करेंगे? आपको पता है कि भारत जो फॉसिल फ्यूल है, या अगर हम बात करें कच्चे तेल का बहुत बड़ा आयातक है। इस वजह से अगर ईरान इजराइल के बीच कन्फ्लिक्ट होता है, तो ईरान से जो कच्चे तेल का आयात है वो है कहीं ना कहीं महंगा हो जाएगा। इस वजह से तेल आपूर्ति में कमी और महंगाई दोनों यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट भी ईरान में चलते हैं। भारत ने चाबहार पोर्ट बना रखा है ईरान में। इसके अलावा IMEC कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह भी भारत बना रहा है, वह भी निगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है भारत को यहाँ पे लॉस देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न बात कर रहा है ईरान इजराइल संघर्ष में कौन सा कॉरिडोर खतरे में है, तो IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया, और यहाँ से अगर आप देखें ईरान को, ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, वहां से भारत ईरान होते हुए, इजराइल होते हुए, मिडिल ईस्ट होते हुए, ये सऊदी अरब होते हुए, ये यूरोप को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, जिससे वाटरवे है ना, और जो रोडवे रेलवे के थ्रू क्या किया जा सके, जो आयात निर्यात है उसको बढ़ावा दिया जा सके, और स्वेज कैनल का जो रूट है उसका अल्टरनेट ऑप्शन यहाँ पे ढूंढा जा सके। स्वेज कैनल यहाँ से अभी देखेंगे सारा व्यापार लगभग यहाँ से होता है, लेकिन यहाँ पे लूट का बहुत ज्यादा खतरा होता है, सोमालियन पायरेट्स का। इस वजह से ऑप्शन यहाँ पे खोजा जा रहा है इस एरिया से। और ठीक है, इसके बारे में हमने देखा। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा ईरान इजराइल संघर्ष के मध्यस्थ के रूप में कौन सा इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन कार्य कर सकता है, इसके बारे में यहाँ पे, तो यूनाइटेड नेशन। आपको पता होना चाहिए कि 24 अक्टूबर 1945 की यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, और इसके 6 अन्य निकाय हैं। इसका काम बेसिकली ये है कि जो वैश्विक स्तर पर शांति बना के रखना, पीस बना के रखना, लोगों और देशों में समर्थन, देशों में सहयोग की भावना रहे, ये इसका पर्पज है। और इसी में UNSC नामक एक सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य में UK, US, और इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना है ना? और बाकी आपको पता है कि ठीक है, ये तो सारी चीजें होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा UN, संयुक्त राष्ट्र संघ। ब्रिक्स के बारे में आपको पता है, ब्राजील, इंडिया, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसमें है। नाटो एक ऐसा अलायंस है जहाँ पे अमेरिका, इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज है, एक तरह से सैन्य गठबंधन है नाटो। और वहीं आसियान जो है, भारत के जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है, उनका व्यापारिक ग्रुप है, जिसके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन है, जिसमें 10 देश आते हैं। तो इस तरह से आगे हम देखेंगे कौन सी प्रजाति कश्मीर में 25 से 30 वर्षों के बाद हाल ही में देखी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेशियन जो उदबिलाव है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो यूरेशियन उदबिलाव या यूरेशियन ओटर की बात करें, ये हाल ही में जम्मू जम्मू कश्मीर में देखा गया है, इस वजह से ये चर्चा में आ गया है। अगर हम बात करें IUCN में ये किस कैटेगरी में है, तो IUCN में ये नियर थ्रेटन कैटेगरी में है। नियर थ्रेटन, IUCN NT। IUCN पता है आपको 9 कैटेगरी देता है, खासतौर पे ऐसे जीव जंतुओं को जो खतरे में है। और इसके अलावा IUCN का जो मुख्यालय कहाँ है, इंग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में, है ना? आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में बात करेंगे, वही प्रश्न है कि जो कैटेगरी क्या है IUCN में यूरेशियन वाटर की, तो इसकी कैटेगरी है नियर थ्रेटन। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है विच शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कवर द यूरेशियन ओटर। आपको पता होना चाहिए कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 4 अनुसूचियां जारी करता है, 4 शेड्यूल जारी करता है, जिसमें जीव जंतु पशु पौधों की यहाँ पे रक्षा करने की बात होती है, साथ ही उनका अवैध व्यापार ना हो इसको भी रोकने का प्रयास होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूरेशियन ओटर को अनुसूची 2 या शेड्यूल 2 में यहाँ पे शामिल किया जाता है। ठीक है, शेड्यूल 2 में जो शामिल प्रजातियां होती हैं उनको अच्छा कंजर्वेशन मिलता है, उनके शिकार व व्यापार पर कानूनी रोक होती है। शेड्यूल 1 में बड़े जानवर हैं जैसे बाघ, शेर, इन सबको शेड्यूल 1 में सुरक्षा प्राप्त होती है। अगले प्रश्न में बात करेंगे साइट्स के बारे में। अगर हम बात करें तो साइट्स भी एक तरह का कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसका फुल फॉर्म है। साइट्स की 3 लिस्ट होती हैं, 1, 2, 3। तो इसकी जो अपेंडिक्स होती हैं, इनमें अगर आप देखें तो अपेंडिक्स 1 में शामिल है जो भी जीव जंतु थोड़े से भी खतरे में आते हैं IUCN में, उनको वो अपेंडिक्स 1 में मोस्टली शामिल कर देता है। इस संदर्भ में बात ये होती है कि जो अवैध व्यापार होता है उसको यहाँ पे क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। तो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी कहलाती है साइट्स 1 में अपेंडिक्स 1। नो कमर्शियल ट्रेड अलाउ, तो कोई कमर्शियल ट्रेड यहाँ पे अलाउ नहीं होता। अगला प्रश्न 14, किसी आवास में व्हाट इज द की इंडिकेटर ऑफ द यूरेशियन ओटर प्रेजेंस इन अ हैबिटेट। किस प्रकार के जो की इंडिकेटर चाहिए
यूरेशन एटर को रहने के लिए एक ऐसी सिचुएशन चाहिए, तो क्लीन वाटर यहाँ पे बात हो रही है। तो उदबिलाव जो होता है या ओटर होता है, वो जो स्वस्थ जलीय होता है, बेसिकली जो इंडिकेटर ऑफ हेल्दी एक्वाटिक इकोसिस्टम इन क्लीन वाटर। तो जहाँ पे हेल्दी एक्वाटिक वाटर सिस्टम पाया जाता है, वहाँ पे पाया जाता है। आपको पता है कि हिमालय से जो पर्वतीय नदियाँ बहुत सारी निकलती हैं, तो हिमालय से ग्लेशियर से निकलता हुआ जो पानी होता है काफ़ी शुद्ध होता है, इस वजह से उसी रीजन में यहाँ पे ये देखा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी में भी स्टेटमेंट बेस्ड बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है, विच ईयर सॉ द हाईएस्ट ट्री कवर लॉस ड्यू टू फायर इन इंडिया एज पर ये जो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट, इसके हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा है कि भारत में आग के कारण सबसे अधिक वृक्ष आवरण की हानि किस वर्ष में हुई है। तो सही आंसर क्या होगा, 2008 में बात होती है कि 2770 हेक्टेयर 2770 हेक्टेयर की यहाँ पे लॉस हुआ है, खासतौर पे किससे, जो फॉरेस्ट फायर हुई उसकी वजह से। प्रश्न क्रमांक 16, विच रीजन ऑफ द इंडिया गेन सिग्निफिकेंट ट्री कवर बिटवीन 2020 टू 22। तो यहाँ पे इसके बारे में बात कर, तो यहाँ पे कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जहाँ पे फॉरेस्ट का गेन हुआ है। ज्यादातर रीजन में क्या फॉरेस्ट का लॉस ही हुआ है, इस वजह से इसका सही आंसर क्या होगा, नॉट स्पेसिफाइड। इंडिया गेंड 1.78 मिलियन हेक्टेयर ऑफ ट्री कवर बट द रिपोर्ट डजंट स्पेसिफाई द रीजन। तो इसके बारे में, हालांकि अगर हम बात करें, सरकार यहाँ पे अफॉरेस्टेशन का प्रयास कर रही है, तो हर रीजन में थोड़े बहुत अफॉरेस्टेशन का प्रयास बढ़े हैं, लेकिन अगर हम बात करें इन रीजन में, इन स्पेसिफिक रीजन के बेसिस पर रिपोर्ट में कोई ऐसे आंकड़े नहीं मिलते। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, डी। अगला प्रश्न यहाँ पे 17, विच कंट्री टॉप्ड द ग्लोबल नेट ट्री कवर गेन। तो कौन से देश ने टॉप किया है ट्री कवर गेन में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, रसिया, कनाडा और यूएसए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। प्रश्न क्रमांक 18, विच फैक्टर इज नॉट अ की ड्राइवर ऑफ फॉरेस्ट लॉस इन इंडिया। तो कौन सा भारत में वनों की हानि का सबसे प्रमुख कारण नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, स्पेस रिसर्च फैसिलिटीज। ऑब्वियस है कि जो एग्रीकल्चर जो ये होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, इससे पेड़ पौधे कटते हैं, लकड़ी कटाई करते हैं, खनन में भी कहीं ना कहीं जो डिफॉरेस्टेशन होता है, लेकिन जो स्पेस रिसर्च होते हैं उनमें डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटी नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 19, ईरान इजराइल संघर्ष को कम करने के लिए कौन से सुझाव दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, टू स्टेट सोल्यूशन एंड न्यूक्लियर एग्रीमेंट। टू स्टेट सोल्यूशन मतलब क्या कि जो इजराइल है वो ये मान ले कि जो फिलिस्तीन है वो एक अच्छा वो देश है और उसको मान्यता दे। दूसरा क्या है, जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो हो, कि जिससे जो ईरान है परमाणु की जो क्षमता है वो अपना काम करता रहे, उसको यहाँ पे रोक ना लगाई जाए, या इन दोनों के बीच ऐसा समझौता हो जाए जिससे आगे चल के कोई विवाद ना बने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा सी। प्रश्न क्रमांक 20, लास्ट प्रश्न है आज का, इंडियाज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एनआरआईज लिव इन विच रीजन। कौन से क्षेत्र में रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वेस्ट एशिया। अगर हम बात करें जो ब्लू कॉलर जॉब होती हैं सबसे ज्यादा वेस्ट एशिया में होती हैं। ये थोड़ा सा एलिमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि एनआरआई दो तरह के होते हैं। देखें जो व्हाइट कॉलर जॉब ज्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, यूरोपियन में जाते हैं, या यूएस में जाते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। लेकिन जो वेस्ट एशिया होता है वहाँ पे ज्यादातर जो लेबर्स होते हैं वो जाते हैं तेल वगैरह में, जो तेल वगैरह का जो उद्योग होते हैं वहां पे ज्यादातर जाते हैं वेस्ट एशिया में। तो इसके संबंध में इसका सही आंसर क्या होगा, सी, वेस्ट एशिया। तो 20% यहाँ पे आज मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ जिसके बारे में आपको बताना है सही है गलत है, और आपको यहाँ पे कमेंट करना है। बेस्ड ऑन द एबव एक्सप्लेनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यूरेशियन ऑटर थ्राइव इन पोल्यूटेड वाटर। यूरेशियन जो ऑटर है प्रदूषित जल में रहता है। दूसरा, बोको हरम सपोर्ट वेस्टर्न स्टाइल सेकुलर गवर्नेंस। तो वेस्टर्न स्टाइल को सपोर्ट करता है बोको हरम। तीसरा, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में इंपैक्ट इंडियाज ऑयल इंपोर्ट थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये ऑप्शन। और डी, इंडिया गेन द मोस्ट ट्री कवर इन वेस्टर्न घाट बिटवीन 2000 टू 2020। तो इसमें कौन सा सही आंसर है आपको यहाँ पे बताना है। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें, और इसके अलावा आप शेयर कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।